Good evening and welcome to NCDX session on commodity indices. मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करता हूं और उनका वेलकम करता हूं आज के सेशन में जो कि कमोडिटी इंडाइसेस के ऊपर है। आज का सेशन हमारा दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो अब ज्यादा विलंब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि हमारी कमोडिटी ट्रेडिंग जो है 19वीं सदी से चली आ रही है, जब बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सिमिलरली दूसरी कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग हुई है 1910 से 1930 के बीच में, और 1953 में एफएमसी की स्थापना हुई। ऑफ एंड ऑन बैन्स चलते रहे हैं 20वीं सदी में, और फिर 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमोडिटीज है उसकी लिस्ट को विस्तार किया, जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की है, और फिर फाइनली कुछ मल्टी एक्सचेंजेस की स्थापना हुई नेशनल लेवल पे 2003 में। और आज हम देखते हैं हमारा जो रेगुलेटर सेबी वो 2015 से ही अब इस सारे मार्केट्स को रेगुलेट कर रहा है। कमोडिटी एक्सचेंज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि सेबी की गवर्निंग बॉडी है। और उसके और सेबी जो है वो सारी नेशनल एक्सचेंजेस जो कि एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी, बीएससी सभी को ही आज के टाइम पे रेगुलेट करता है, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो इक्विटी हो, करेंसी हो, सबको अभी सेबी ही रेगुलेट कर रहा है। टोटल 91 कमोडिटीज हैं जिनको परमिशन दी गई है डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए। जैसा कि मैं बता रहा था, सितंबर 2015 में सेबी ने टेक ओवर किया एज अ रेगुलेटर, और सेबी को परमिट किया गया जून 2017 में ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए, और कैटेगरी 3 एआईएफ्स को भी अलाउ कर दिया गया। वहीं अगर हम देखें सितंबर 2017 में, तो सेबी ने अनुमति दी इंटीग्रेशन करने की इक्विटी और कमोडिटी आर्म्स को, जो ब्रोकिंग की रहती है। वहीं बैंक सब्सिडरीज को भी अलाउ कर दिया गया कि वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स को प्रमोट कर सकती हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। और बैंक्स को भी अलाउ कर दिया गया कि वो एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं सितंबर 2018 में एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अलाउ किया गया। मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड्स को और पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, इनको भी अलाउ कर दिया गया। और अभी रिसेंटली जून 2019 में कमोडिटी इंडाइसेस को भी अलाउ कर दिया गया ट्रेडिंग के लिए। सीरियल्स एंड पल्सेस ये हमारी कुछ कमोडिटीज हैं जो कि फर्दर डिवाइड हुई हुई हैं सेक्टर्स के बेसिस पे। तो ये सारी कमोडिटीज अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए। और अगर हम कमोडिटीज और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो उनमें जो मूलतः फर्क है वो बेसिकली ये है कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स का जो सेटलमेंट रहता है वो कमोडिटीज के आदान प्रदान यानी उनकी सेटलमेंट से रहता है, जो कि एक्चुअल डिलीवर होती हैं। वहीं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स ज्यादातर कैश सेटल्ड रहते हैं, और कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी का वेरिएशन बहुत मतलब रहता है। वहीं ऐसा कोई डिविएशन हम वहां पे नहीं देखते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में होल्डिंग कॉस्ट ज्यादातर जो होती है वो असेइंग, वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट की रहती है। वहीं होल्डिंग कॉस्ट जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की रहती है वो नॉर्मली कंसिस्ट करती है सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट। फिजिकल मार्केट्स जो हैं वो सीजनल रहती हैं नेचर में। वहीं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो कैश मार्केट्स हैं, वो थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहती हैं। और जो फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं वो डिमांड एंड सप्लाई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। वहीं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को जो इम्पैक्ट कर रही हैं वो कंडीशंस हैं आपकी ग्लोबल और लोकल लेवल पे। परफॉर्मेंस एंटिटी की कैसी है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये एक अहम रोल प्ले करती हैं इसमें कि वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में। नाउ विद रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, तो उसमें क्या क्या रिस्क रहते हैं तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो रिस्क रहता है वो रहता है प्रोडक्शन का, तो जो कि क्रॉप की ईल्ड को कंसर्न करता है। और वहीं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जो कि हमारा वेदर से काफी ज्यादा प्रभावित रहता है।
diseases and pests. वहीं market risk is related to the variations in commodity prices and quantities that can be marketed. Financial risk अगर हम बात करें तो that is related to the ability to pay your obligation when due and have the money to continue farming. Legal and environmental risk are basically concerning the possibility of a lawsuit initiated by other businesses or individuals on a entity and changes in the government regulation related to environment which impacts that entity. ह्यूमन रिस्क, ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें तो जैसे पॉसिबिलिटी रहती है कि जब उसको हार्वेस्ट करना है या सोइंग करनी है उस टाइम पे लेबर और जो मैन पावर चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो, तो वो एक रिस्क रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से। ये पिछले 10 साल की एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी है, तो आप देख सकते हैं कमोडिटीज में काफी वॉलेटिलिटी देखी गई है, खासकर कॉटन सीड, ऑयल केक और ग्वार सीड में तो काफी वॉलेटिलिटी देखी गई है। एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स अभी जो हैं वो मेजरली फ्यूचर्स हैं, ऑप्शन इन गुड्स हैं और इंडाइसेस जो कि अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, व्हाट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट? एन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट is basically a contract that is offered on a regulated platform, and it is executed between two parties, buyers and sellers, and they agree to buy or sell a particular commodity of specific quantity at a predetermined price at a future date। मतलब वो आज आज ही फैसला कर लेते हैं कि वो उनकी जो फाइनल सेटलमेंट होगी वो किस भाव की रहेगी। और की फीचर्स जो है वो उनका जो फ्यूचर्स के रहते हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज, मार्जिन, मार्क टू मार्केट, ओपन इंटरेस्ट, बेसिस, डिलीवरी और एक्सपायरी। अभी कोई आपका सवाल है तो आप पूछ लीजिए। एक हम आपकी तरह अपनी तरफ से एक सोच रहे हैं, जो कॉटी डेरिवेटिव मार्केट है इंडिया में वो कौन रेगुलेट करता है? तो आप अपना जवाब यहाँ चैट विंडो में दे सकते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं काफी लोगों ने जवाब दिया है। तो हम आगे चलते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है कमोडिटी इंडाइसिस पर। तो हमारा रिसेंटली कमोडिटी इंडेक्स लॉन्च हुआ है, एग्रीडेक्स। तो जो कि इंडिया का पहला रिटर्न बेस्ड इंडेक्स है और कमोडिटी एग्रीकल्चर फ्यूचर्स के ऊपर है, जो कि 10 सबसे ज्यादा लिक्विड कमोडिटीज को ट्रैक करता है। इसमें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों तरीके की कमोडिटीज रहती हैं और इसमें जो बेसिकली सिलेक्शन होता है कमोडिटीज का वो उसकी परफॉर्मेंस पे ज्यादातर होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो एटलीस्ट 80% जो कंबाइंड वेटेज है इंडेक्स में उनका एटलीस्ट 75 करोड़ का एडीटीवी मैंडेटरी है। और जो वेट्स दिए जाते हैं वो 50-50% आपका प्रोडक्शन और लिक्विडिटी पे दिए जाते हैं। वहीं हर एक कमोडिटी का एक फ्लोर और कैप रखा गया है, यानी कोई भी कमोडिटी 20% से ज्यादा वेट की नहीं होगी और कोई भी 3% से नीचे वेट की नहीं होगी। इसकी जो रीबैलेंसिंग है वो एनुअली 1 अप्रैल को करी जाती है। जो वेट्स हैं जो रीबैलेंसिंग के बाद आते हैं उनको हम 1 यानी कि कैलेंडर ईयर के पहले दिन में ही हम पब्लिश करते हैं थ्रू अ सर्कुलर। जो रोल ओवर है वो आपका हर जो भी आपका मंथ है उसके पहले 3 दिनों में इसका रोल ओवर कराया जाता है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि इसमें हर हर अलग अलग सेक्टर की कमोडिटीज को रखा गया है।
और एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 40% से ज्यादा नहीं होगा। तो एक इसके ऊपर भी कैपिंग है सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंडेक्स के कंपोनेंट्स हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो सोयाबीन का है, जो कि 18.5% के लमसम में है। अगर हम रिटर्न और वॉलिटिलिटी की बात करें अप्रैल 2016 से लेकर फरवरी 2021 तक, तो आप देख सकते हैं हर मंथ इसमें काफी ज्यादा हमने रिटर्न भी देखी है और वॉलिटिलिटी भी देखी है। इनफैक्ट अगर हम हाल फिलहाल की रिसेंट ईयर्स अभी बात करें, तो अभी औसतन हमारी अराउंड 15% के आसपास की वॉलिटिलिटी देखी जा रही है इंडेक्स में। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है, जो कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके साथ उसका निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे अच्छा कोरिलेशन जो है वो आरएम सीड और सोयाबीन के साथ बन रहा है। तो इनफैक्ट अगर आप इसको देख के भी अगर आप ट्रेड कर सके तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये इंडेक्स के नियर मंथ फ्यूचर्स हैं, मतलब जो भी इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं उनका क्या रहा है परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल तो ये ऑलमोस्ट जो इंडेक्स का स्पॉट है और जो उसके नियर मंथ फ्यूचर्स है लार्जली इन सिंक ही चले हैं। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो उसमें एक पॉसिबिलिटी बनी है किसी के लिए उसको यूटिलाइज करने की, उस अपॉर्चुनिटी को। और इंडेक्स जो है इट्स अ इन्फ्लेशन हेज ऑल्सो। तो इसका कोरिलेशन भी हम देख रहे हैं काफी अच्छा है। जो हमारा फूड वाला पार्ट रहता है सीपीआई का, उसके साथ सीएफपीआई जो अर्बन का है उसमें 0.53 की कोरिलेशन हमने देखी है। तो अगर कोई इंडेक्स अपना मतलब इन्फ्लेशन को हेज करना चाह रहा है थ्रू अ इज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ टूल, तो एग्रीडेक्स कैन बी दैट टूल। एंड इट हैज वेरी लो कोरिलेशन, जैसा कि हमने पीछे वेरी लो कोरिलेशन विद अदर एसेट क्लासेस। इसमें ट्रेड करने से आपकी बेंचमार्किंग में आपको हेल्प मिलती है कि आप कुछ भी अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो एज एन इंडेक्स, इंडेक्स हेल्प्स यू टू बेंचमार्क योर परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स से बेटर रही है कि उससे कम रही है। तो ये आपके लिए अदर हेल्पफुल रहता है कि वेदर यू आर बीटिंग द मार्केट और नॉट। और ये कैलकुलेशन इसका रियल टाइम रहता है और इसको मैनेज करती है एक प्रोफेशनल संस्था जो कि एनएससी इंडाइसिस है, जो निफ्टी को भी मैनेज करती है। तो दीज आर दी अदर बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्स। इसमें आपको शॉर्ट टर्म हेजिंग आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग है, ओवरऑल डायरेक्शनल है, इंडेक्स का आर्बिट्राज आपको मिल जाता है, कैलेंडर स्प्रेड अवेलेबल है, परफॉर्मेंस आप एनालाइज कर सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं अपना सिस्टमेटिक रिस्क। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बेनिफिट्स हैं कि ये कैश सेटल्ड है और इसमें कोई डिलीवरी नहीं होती। तो अगर आप सिर्फ एक अपना प्राइस व्यू या आप एक अपना एक सिंपल टूल देख रहे हैं इन्फ्लेशन के लिए, तो इंडेक्स आपकी ये सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये इंडेक्स के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं। तो इंडेक्स जो है उसका टिक साइज 25 पैसे का है, और एक जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट तो ये 5 लाख की वैल्यू से हुआ था, बट क्योंकि इसमें अभी काफी तेजी देखी गई है, अभी ऑलमोस्ट ये 1300 के आसपास आ गया, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 6.5 लाख के आसपास आ चुकी है। इसमें डेली प्राइस लिमिट 4% की रखी गई है, और बियॉन्ड दैट इसमें एडिशनल 2% का लिमिट दिया गया है। मार्जिन इसमें काफी कम रखा गया है कंपेयर टू द अंडरलाइंग कमोडिटीज। ये इसका एक लॉन्च कैलेंडर है। तो हम ये देख सकते हैं इसमें अपना जो अप्रैल है, अप्रैल मार्च में हमारा
अपना अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट आया, अभी अप्रैल में हमारा मई वाला कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च हो जाएगा। तो हमारे पास अभी 5 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए। अगर हम मार्च की बात कर रहे हैं तो मार्च अवेलेबल है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है और दिसंबर है। अब ये अगला क्वेश्चन है कि वेदर सेबी regulates spot market commodity trading also। सो काइंडली अपना आंसर आप चैट बॉक्स में दीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ एग्री कमोडिटीज। ये अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्बिट्राज। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट ही हो गया है। विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ एग्री कमोडिटीज। सो थैंक यू एवरीवन। अभी कोई आपके सवाल हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू। As I can see, there are no other questions. So I like to thank the participants and would like to
would want you to further attend such sessions जो हम ये time and again करते रहेंगे. So thank you and have a good day. Bye.